नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है टीवी चैनल पर धार्मिक बहस में शामिल ना हो उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु। महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बयान जारी किया है। बोर्ड के लेटर हेड पर ये बयान जो है जारी किया गया है और इसमें हिदायत दी गई है टीवी डिबेट में इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें। तो लगातार टीवी डिबेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और एक बड़ा फरमान सुना दिया गया है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो टीवी चैनल्स पे जो डिबेट होते हैं उनमें शामिल ना हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है टीवी चैनल पर धार्मिक बहस में शामिल ना हो उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में टीवी चैनल से दुनिया बना लेंगे मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा? क्या पक्ष नहीं रखेंगे वो अपने समाज का? इसका इंतजार तमाम लोगों को होगा। लेकिन फिलहाल खबर ये मिल रही है कि महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बयान जारी किया है। बाकायदा बोर्ड के लेटर हेड पर एक बयान में हिदायत दी गई है कि टीवी डिबेट में इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें। वही डिबेट था जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था और उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही। उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई की और अब ये कहा जा रहा है कि इस्लाम का मजाक डिबेट शो में उड़ाया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें। सीएम योगी सख्त, अब एक्शन का वक्त। जी हां, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने जावेद अहमद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मोबाइल से कई अहम सबूत मिलने का दावा कर रही है। पुलिस दिल्ली के जेएनयू में पढ़ने वाले उसकी बेटी पर भी नजर बनाए हुए हैं और उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस 68 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद अहमद को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जावेद अहमद की बेटी की भूमिका की भी जांच हो रही है। 68 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस और 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। और इस बात की जानकारी पुलिस ने और डीएम ने मीडिया को दी। एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे साजिश रची गई, ऐसा शुरुआती चीज़ों में छानबीन में आ रहा है। एक आदमी का नाम आई गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है और जो 3-4 और नामों की चर्चा है उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। दोष मिलने पर उनको भी गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध निर्माण इनके हैं उनका पीडीए के द्वारा होमवर्क करते हुए ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा करके 14(1) के तहत इनकी काली कमाई की संपत्तियों को भी जब्तीकरण किया जाएगा। किसी भी एंगल से इनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो हाथ मिलेगा, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानेगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे, समझाने बुझाने पर, मीटिंग करने के बाद भी इस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी आम जनता निंदा कर रही है और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं। तो ऐसे लोग, हमें इस चीज़ का आइडिया भी था तो हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी थी और उन सभी को हम लोगों ने जो गलियां वहीं पर कंटेन किया। जब वे आगे नहीं आ पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पथराव शुरू किया। उसके बाद हल्के बल प्रयोग से हमने उनको सबको हटाया भी है। उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है और अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हमारी सोशल मीडिया पर पूरी नज़र है और हम लोगों की काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है। हर चीज़ की हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सारी चीज़ों। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी सख्त है और अब एक्शन का वक्त आ गया है। 68 लोग की प्रयागराज से गिरफ्तारी है और ताज़ा जानकारी के साथ श्वेब रिजवी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त प्रयागराज से। श्वेब, अब पुलिस ने जावेद अहमद को हिरासत में लिया है, क्या इस बारे में और जानकारी? श्वेब,
जी अभी क्या कुछ पुलिस कर रही है इस मामले को लेकर? जावेद अहमद को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, अब निश्चित तौर पर न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके नाम सामने आ चुके हैं, साथ ही साथ पीडीए ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जो 37 गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बाकायदा जो मकान है या दुकान है या इस तरह की चीजें हैं उसको चेक किया जा रहा है कि क्या उन्होंने अनधिकृत तरीके से उसको तो नहीं बनाया था। बाकायदा पीडीए की टीम जो 37 लोगों की हमारे पास जानकारी है, लिस्ट है, उनके नाम का वेरिफिकेशन कर रही है, उनके कागजात चेक कर रही है और ये लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपनी बुलडोजर की पहचान है वो भी अब हो सकता है सड़कों पर नजर आ जाए और ऐसे लोग जो इस तरह के बवाल में शामिल थे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भी अब हो सकती है। फिलहाल फ्लैग मार्च चल रहा है रैपिड फोर्स से उन इलाकों में जहां से कल पत्थर बरस रहे थे, उन इलाकों में अब रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं। आलाधिकारी लगातार दौरे पर है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो ऐसे में जो नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। एक बड़ा नाम जो पप्पू पंप जावेद अहमद उर्फ पंप के नाम से जाने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने पकड़ा जरूर है और उनके साथ जिन लोगों के तार जुड़े हुए उन्हें खंगालने की कोशिश कर रही, चूंकि उनका मोबाइल जो बरामद हुआ है ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिससे इस पूरे घटनाक्रम के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक बेटी है, वो जेएनयू में पढ़ती है, उसके तार इसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो इस तरह की तमाम कवायद पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। जो नामजद लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 1000 से भी ज्यादा लोगों को जो एक तरह से जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं उनको चिन्हित करने की लगातार कोशिश हो रही है। जो वीडियो उनके पास अवेलेबल है प्रशासन के पास, साथ ही साथ लोगों के जरिए लगातार कार्रवाइयां होंगी। अभी तो ये शुरुआत है, और भी कई गिरफ्तारियां होंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिव रिजवी आपका। इधर सीएम योगी ने अपराधियों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। उपद्रवियों को अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में उपद्रवियों की शामत आ गई है। सीएम योगी का उपद्रवियों को बुलडोजर रिटर्न गिफ्ट है। कानपुर में उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी का नतीजा है कि अब अपराधियों को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो इस हिंसा में पकड़ा जाएगा, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद अवैध संपत्ति पता की जाएगी और जो भी इनकी अवैध संपत्ति होगी बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया जाएगा। और जो सीएम कहते हैं वो करते हैं, ये उसकी वानगी है कानपुर में। मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चल गया। मुख्य आरोपी जफर हयात का करीबी है मोहम्मद इश्तियाक। केडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के बेना झावर का ये मामला है, जहां पर कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी के खिलाफ आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर स्वरूप नगर मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज्यादा निर्माण कार्य करवाया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। कल जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव का मामला है। यूपी हिंसा में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर से 48 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज से 68 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। हाथरस से पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में 50 जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर यूपी में 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों को, और इसके साथ अंबेडकर नगर से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं, बवाल में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
चलिए अब आपको बताते हैं कहां किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं, एक्शन का वक्त है। तो कहां कहां एक्शन हुआ है वो देख लीजिए आप एक नजर पे। यूपी में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ है, उसके बाद जिसके हाथ में पत्थर थे उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। बवाल पर योगी सरकार अब सख्त हो चुकी है और अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अलग अलग जिलों में जहां पर बवाल हुआ। सहारनपुर से 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। और ऐसा ही प्रयागराज में 68 प्रदर्शनकारी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनके खिलाफ भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। हाथरस से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा जो अन्य जगह हैं जिनमें कि मुरादाबाद भी शामिल है, वहां पर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ फिरोजाबाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो हर जगह पर जहां बवाल हुआ है गिरफ्तारी हो रही है। अंबेडकर नगर से 28 लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और अब सहारनपुर से खबर है, नमाज के बाद हिंसा मामले में 45 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कल जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था और बवाल के बाद अब गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। उन लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सहारनपुर से, जहां पर हिंसा मामले में 45 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया है उन उपद्रवियों को। उपद्रवियों की जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। दबिश दी जा रही है उनके घरों पर, रिश्तेदारों के यहाँ, उनके गांव में, शहर मोहल्ले में। कल जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ, अब गिरफ्तारियों के बाद उपद्रवियों को पेश किया गया कोर्ट में। 45 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आज इस गिरफ्तारी के बाद सीजीएम कोर्ट में आरोपियों को पेश किया। सहारनपुर से शरद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद, कोर्ट पे पेश किया गया क्या और इस बारे में जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल जुमे के बाद जो है लोगों ने बवाल काटा था, अराजक तत्वों की जो है तलाश में जो है पुलिस प्रशासन पूरे जनपद में पैनी नजर गड़ाए हुए था। तो देर रात से ही जो है दबिशों का दौर जारी था और आज सुबह तक जो है लगभग 45 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभिन्न थानों की पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके जो है सहारनपुर अदालत में जो है इनको पेश किया गया है। पेश करने के बाद जो है पुलिस जो है रिमांड की भी बात जो है इसमें कही जा रही है कि रिमांड पर लेकर और भी उपद्रवियों की तलाश में जो है इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, ताकि आगे चलकर कोई भी इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत ना दिखा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इन 45 लोगों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी ताकि इनसे पूछताछ कर सके। और अब बात करते हैं आजम खान की। आजम खान की फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी ने आजम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद अब आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में जेल से छूटकर आजम खान वापस लौटे हैं, लेकिन अब एक और केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है। ईडी ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है और आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और उन मामलों में जमानत पर है, लेकिन अब एक और मामला ईडी ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया है। यानी मुश्किलें बढ़ती जा रही। ईडी के लखनऊ जोन ने एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है। जल निगम भर्ती घोटाले में ईडी ने ये केस दर्ज किया है। ईडी ने जांच शुरू कर निगम प्रशासन से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है उससे मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं अब, क्योंकि ईडी ने आजम के खिलाफ नया केस दर्ज किया है, जिसकी जांच की जाएगी। आजम खान की फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और ईडी की तरफ से केस दर्ज किया गया है नया। क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, आपको बताया था ईडी ने फिर एक बार इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल निगम भर्ती घोटाले की जो जांच शुरू हुई थी उससे जल निगम प्रशासन से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। ईडी ने लखनऊ जोन ने जो एसआईटी की चार्जशीट दाखिल की थी उसी के आधार पर नया मुकदमा दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं चार्जशीट जो दाखिल की गई थी एसआईटी द्वारा, एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें पूरी जांच प्रक्रिया हो गई थी और उन्होंने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब उन्होंने पूरी तरीके से प्रशासन से सब कुछ जल निगम से जिस भर्तियां हुई थी क्या क्या है पूरे दस्तावेज अब तलब कर लिए हैं। अब और सख्ती से पूछताछ की जाएगी और कई चीजें निकल कर आएंगी सामने। तो कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना यह है कि ईडी क्या करती है, इनको कब पूछताछ के लिए बुलाती है या ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और जिस तरीके से एसआईटी की जांच रिपोर्ट थी उसी के आधार को बनाकर, उसी चार्जशीट को आधार बनाकर ईडी ने अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। कहीं ना कहीं जल निगम जो भर्ती घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा है ये सबसे बड़ा परेशानी के सबब रहा इनके लिए। इस भर्ती में लगातार नए फैक्ट निकलते रहे, नई कमियां थी, कई चीज थी, प्रशासनिक कमियां देखने को मिली, इनकी तरफ से भी काफी कमियां की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं रजनी इनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, ईडी ने आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही ईडी आजम खान को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इधर सपा विधायक आजम खान का दर्द रामपुर में एक स्पीच के दौरान बाहर आ गया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को रामपुर से जोड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि जब वो थोड़ी देर के लिए विधानसभा गए थे तो बीजेपी के मंत्री और एमएलए के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है, जिसका जो दिल चाहता है हम पर इल्जाम लगा देता है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि और हमारे मुकाबले वो शख्स है जिसको टिकट हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया था, एक मिठाई का दाना भी जीतने पर नहीं खाया। जब ये कहा था कि रामपुर वालों एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ये कि दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि रामपुर के साथ बहुत सुंदर। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सिद्धार्थनगर में खुलेआम मनरेगा योजना में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस योजना में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिली भगत से नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा है, जिसकी बानगी सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से होती दिख रही है। वीडियो में ग्राम प्रधान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राम प्रधान रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए खुदवाई करवा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो बर्दपुर ब्लॉक के महुलानी गांव का बताया जा रहा है। किशनगंज में कॉलेज रोड पावर हाउस के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं एक नाबालिग ट्रक की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ग्रामीण के चंगुल से मुक्त कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस रास्ते पर 18 चक्का ट्रक आने की परमिशन नहीं है, पर इसके बावजूद तेज रफ्तार ट्रक इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। आदमी जा रहा था, ये 18 चक्का की गाड़ी है, जबकि इसमें यहाँ पर अलाउ नहीं है घुसने का। इधर से फुल स्पीड में गाड़ी थी और उधर से ये एक लग रहा है इधर से रोड पार कर रहा था, जिसमें वो लोग एकदम इतना जोर से मारा कि स्पॉट डेथ कर गया था बीच मार्केट में। जबकि एक मार्केट है, इधर से गाड़ी जाने का कोई परमिशन नहीं है, फिर भी इधर से गाड़ी घुसा देता है इस टाइम में, जबकि अभी 8:30 भी नहीं बचा, 10 बजे के बाद इसका एंट्री है। तो जहाँ तक शक हो रहा है वो ड्रिंक लिए हुए, तो कोई नशा किए हुए। अच्छा, हाँ।
तो आप लोग विरोध जो कर रहे हैं इसकी मांग क्या है आप लोगों का? क्या ये मांग इसलिए है जो हम प्रशासन को बोले, ठीक है, जो हम लोग को ड्राइवर का हवाले कीजिए, प्रशासन बोलते हैं हम लेके जाएंगे, ठीक है, लेके चलिए, ठीक है। कहना था कि हम 3 महीना में छोड़ दें, हाँ 3 महीना में छोड़ दें। तो देखिए ड्राइवर का कोई भी, देखिए हम भी ड्राइवर है, हम भी इसको डेट करेंगे तो हमको भी 3 महीने के अंदर बेल कर देगा, ठीक है। बेल तो कर नहीं है, वो चीज है, वो बिना बोले बात है, वो है, ठीक है। हकीकत क्या चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं, स्पोर्ट डेट किया, ठीक है, उसका। विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस बिहार के आरा में रुकेगी। इससे आरा से दिल्ली और जम्मू जाना आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों को वैष्णो माता के दर्शन के लिए इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हिमगिरी के बाद अर्चना एक्सप्रेस से माता के दर्शन के लिए जम्मू जा सकते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर जाने के लिए अब स्थानीय लोगों को पटना या अन्य दूसरे स्टेशनों से गाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। दोनों ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया में 21वीं पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर भारतीय जवानों के हैरत अंगेज कारनामे दिखाई दिए। जाबाजों ने जमीन से आसमान तक दमखम दिखाया। भारतीय जवानों ने एक से एक करतब दिखाया। तो दमखम दिखाया गया जाबाजों ने। आपको बता दें गया की खबर है, गया में पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया में 21वीं पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर भारतीय जवानों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। जाबाजों ने जमीन से आसमान तक दमखम दिखाया। भारतीय जवानों ने और युद्ध कौशलों और घुड़सवारी का शानदार प्रदर्शन किया। जाबाजों ने इसके साथ साथ जिम्नास्टिक और कलाबाजी कौशल का भी शानदार प्रदर्शन किया। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रोहतास से है, जहां पर विक्रमगंज इलाके के रहने वाले शख्स पर मैट्रिक पास बक्सर जिला में एक युवक ने, और जब ससुराल जाने के बाद युवती को इस बारे में पता चला तो युवती मायके आ गई और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। जब युवती पर ससुराल जाने को लेकर दबाव बनाया गया तो उसने महिला हेल्पलाइन पर फोन कर मदद मांगी। इसके बाद महिला हेल्पलाइन पे फोन किया गया। सासाराम से महज 15 दिन के अंदर न्याय मिलने के बाद दोनों पक्षों में खुशी है। और अब उत्तराखंड की बात करते हैं, हरिद्वार चलते हैं जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। सरबत करीम अंसारी जी और रुड़की क्षेत्र के रूपपुरे विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे नेता इस क्षेत्र के किसान नेता भाई सुशील चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश जमदग्नि जी, विकास तिवारी जी, और आज जो शहरी विकास के तहत उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री एस.एन. पांडे जी, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी और जनता जी समेत हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले सभी जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खासकर से गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए देश के अंदर
2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहां पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।